गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट पढ़ाई कैसी चल रही है? गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जल्दी से आ जाइएगा आप सभी लोग। हाँ, मैं अच्छी हूँ। चलिए, जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशीष कुमार, मैं अच्छी हूँ। हाँ, और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? सारे सब्जेक्ट्स टाइम मैनेज कर पा रहे हैं आप लोग? सारे सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हैं? रिवीजन हो रहा है आपका प्रॉपरली? खुश रहिए। प्रसन्न कुमार सोनी। चलिए, आप सभी लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अच्छा ये बताइए, टाइम मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? सारे सब्जेक्ट आप लोग मैनेज कर पा रहे हैं बायो के अलावा? नहीं हो पा रहा है एक दो में? तो रिवीजन रिवीजन चल रहा है? शिवम वर्मा, नमस्ते नमस्कार। देखिए, जितना भी आप पढ़ रहे हैं ना, रिवीजन आपके लिए मस्ट है। आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि भूलना एक सामान्य प्रक्रिया है। फॉरगेटिंग इज ए कॉमन फैक्टर, सभी भूलते हैं। अगर अगर आप एक बार पढ़ के, अन्नू कुमार, अन्नू वर्मा, सॉरी, कोमल वर्मा, आप लोग बहने बहने हैं क्या? चलिए, राधे राधे। देखिए, भूलना एक सामान्य प्रक्रिया है। फॉरगेटिंग इज ए कॉमन फैक्टर, सभी भूलते हैं। तो चीजों को याद कैसे रखा जाए, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आप पढ़ रहे हैं उसको एक टाइम गैप के बाद आप रिवाइज करें, दोहराएं, है ना। जैसे आप कोई पर्टिकुलर आपको एक फॉर्मूला देते हैं, कोई पर्टिकुलर चैप्टर जो आपने पढ़ा हुआ है, डे ऑफ वन, मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर डेट है, 2 नवंबर को आपने एक चैप्टर पढ़ा है। अब आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 2 दिन का गैप लेके इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। फिर से 2 दिन का गैप लेके इस चैप्टर को ऐसे फ्रिक्वेंटली रिवीजन कर लेंगे। मानेंगे जब आपको फर्स्ट टाइम आप रिवीजन करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। फिर आप क्या करेंगे, 5 दिन का गैप लेके फिर एक बार ऐसे इसके पन्ने पलट लेंगे, देख लेंगे कि हाँ मोटा मोटा ये था ये था ये था, इस तरह से। हाँ नेहा सिंह, कोई बात नहीं, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, हमारी भी बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं अभी। फिर इसके बाद आप क्या देखेंगे, धीरे धीरे टाइम गैप बढ़ाते जाएंगे। फिर आप 10 दिन में एक बार देख लेंगे। फिर मतलब आपकी रिवीजन की जो प्रक्रिया होगी ना, वो बहुत ही फ्रिक्वेंट हो जाएगी। आप एक बार रिवीजन करने के बाद जब दूसरी बार करेंगे ना, तो आपको समय कम लगेगा। और जब आप तीसरी बार करेंगे तो आप देखेंगे कि आप और भी कम समय में रिवीजन कर पा रहे हैं। आप बहुत कम समय में क्या है, अपना पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर ले रहे हैं। तो आपको इस तरह से टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और रिवीजन का ये एक अच्छा प्रोसेस है। इस तरह से आप क्या है, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी चीज आपको याद रखनी है तो उसके लिए रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना रिवीजन के आप चीजों को याद नहीं रख सकते हैं। नीतीश कुमार, आपका हर रोज एक ही क्वेश्चन रहता है। चलिए, आ जाते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, नीतीश कुमार। चलिए जल्दी से, आप सभी लोग, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज आपको क्या है, एक डीपीपी भी प्रोवाइड कराया जाएगा। क्या है, आज आपको एक डीपीपी भी प्रोवाइड कराया जाएगा। नीतीश, आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आज आपको क्या होगा, एक डीपीपी भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसको आप घर पे बैठ के, हाँ घर पे बैठ के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और भारत सिंह, आपको बता दें कि आपके पीवाईक्यू चैप्टर के लास्ट में हम पीवाईक्यू लेके आएंगे क्लास के दौरान, जिसको हम स्कोर बूस्टर टेस्ट नाम से करवाएंगे। ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, स्कोर बूस्टर टेस्ट नाम से करवाएंगे क्लास के अंदर ही। मुझे यकीन नहीं है आप लोग घर पे जाके सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे, तो पीवाईक्यूज को हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर सॉल्व करवाएंगे। बाकी आपको डीपीपी आज मिलेगी, उसे जाके आप बैठ बैठ के इत्मीनान से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या है, हाँ
चलिए तो वापस आ जाते हैं सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल में हमने क्या किया था, दो कोशिकांग पढ़ लिए थे। हमने देखा था कि कोशिका के अंदर कोशिका जो अपने समस्त कार्य है उसको कैसे संपन्न कर रही है, उसके अंदर कुछ कुछ क्या है, ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं। दो कोशिकांग हमने पढ़े थे। पहला हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, सबसे महत्वपूर्ण जो कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा था। कैसे कर रहा था, बहुत डिटेल में आपको समझाया गया था कि ऊर्जा कैसे बन रही थी, जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा था वो कैसे हो रहा था। दूसरी चीज आपको क्या बताई गई थी, हाँ दूसरी चीज आपको क्या बताई गई थी, प्लास्टिड के बारे में बताया गया था। और प्लास्टिड से रिगार्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था कि प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड कोशिकांग, लवक कोशिकांग जो है वो केवल और केवल आपको पादप कोशिकाओं में देखने को मिला था। आदित्य कुमार गुड मॉर्निंग, ठीक है, वो केवल और केवल हमें कहाँ देखने को मिला था, पादप कोशिकाओं में देखने को मिला था। चलिए ये कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें थोड़ा हमको क्या है, ज्यादा लिखना रहता है, इसीलिए इनका पीपीटी प्रिपेयर्ड करवाया गया है। ठीक है, थोड़ा हम ज्यादा समय में ज्यादा चीजें कवर कर पाए। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। अगला हमारा जो ऑर्गेनेल है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ऑर्गेनेल छूटा है लाइसोसोम, उसको भी लिखवा देंगे। ठीक है, एक ऑर्गेनेल आपका रह गया है लाइसोसोम, उसको भी लिखवा देंगे। एक्चुअली उसको कल की क्लास में करवाना था। और आज जो आपको पीपीटी डीपीपी मिलेगा उसमें ऑर्गेनेल्स के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड रहेंगे। हाँ नीतीश कुमार, चलो उसमें क्या होगा, आपके ऑर्गेनेल के क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, किसी भी कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो परसों हम मिलेंगे, बाकी हम उम्मीद करेंगे हम कल भी मिलें। कल आपको बता दिया जाए कि हमारे यहाँ दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन है तो आगरा में, तो जो बच्चे आना चाहें वो आ सकते हैं। चलो वापस आ जाते हैं एक बार। सबसे पहले अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था, तो आइए देख लेते हैं कौन से वो वैज्ञानिक थे। जैसे आप देखेंगे कि मानव शरीर में, मानव शरीर को सहारा कौन प्रदान कर रहा है, यांत्रिक सहारा कौन प्रदान कर रहा है, तो आप देखेंगे कि एंडोस्केलेटल सिस्टम, मानव शरीर के अंदर हड्डियां हैं जो उसे यांत्रिक सहारा प्रदान कर रही हैं। अगर आपके अंदर हड्डियां नहीं होती तो आपका शरीर क्या होता, रेंग रहा होता है ना, चल नहीं रहा होता प्रॉपर। लोकोमोशन के लिए और सपोर्ट के लिए मानव शरीर के अंदर क्या होता है, हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र बोलते हैं। इसी तरह पर्टिकुलर कोशिका के अंदर, ठीक है, पर्टिकुलर सेल के अंदर कंकाल तंत्र का काम यानी कि स्केलेटल का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। जी अन्नू कुमार जी पूछिए, अन्नू वर्मा बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, आप लोगों के बताने के लिए ही यहाँ खड़ी हूँ। चलिए जल्दी से आ जाइएगा, आप पूछिए, मैं अभी देखती हूँ। ठीक है, यह कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र, स्केलेटल ऑफ द, किसका कंकाल तंत्र बोलेंगे, सेल, कोशिका के अंदर है ये, और कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे। नहीं बेटा लाइव क्लास नहीं कर पाते, अच्छा कोई बात नहीं विक्की कौशल, आप रिकॉर्डेड क्लास करिए, है ना, उसमें तो आपको एक बेनिफिट और है आपके कमेंट्स का टाइम बचेगा हाँ बहन जी पूछिए, बहन जी अन्नू वर्मा जी, छोटी बहन पूछें। यह कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। अब आपको देखा है डायग्राम, अगर आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि ये जो पूरी की पूरी संरचना है, जैसे जब हम कंकाल तंत्र पढ़ेंगे तो हम उसमें क्या देखेंगे, पूरा का पूरा जो हड्डियों का बना हुआ ढांचा है, PYQ चैप्टर फिनिश करते ही आपको PYQ की भर भर के प्रैक्टिस अभ्यास कराया जाएगा। लगभग 30 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन रहेंगे जो क्लास के दौरान हम 1 घंटे में खड़े होकर सॉल्व करेंगे और बाद में एनालिसिस देखेंगे किसके कितने क्वेश्चन सही हैं, जिसको हम टेस्ट की तरह लेके आएंगे क्लास के अंदर। बाकी भी आपको PYQs दिए जा रहे हैं DPP में, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको यहाँ से। चलिए वापस आ जाते हैं जल्दी से। देखिए टॉपिक से डाइवर्ट मत करिए। मैम आप ये नहीं करती हैं, मैम आप मेकअप नहीं करके आई हैं, मैम आप चश्मा गिफ्ट कर दीजिए, मैम आप कितना पढ़ी हैं, आपने क्या किया है, ये सब बेकार के क्वेश्चन है। आप टॉपिक पे आ जाओ, जो हमारे काम की चीज़ है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो पूरी की पूरी जो संरचना है जो कि कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान कर रही है, इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है। किस आधार पे किया है, आइए देख लेते हैं। एक बार आपको डायग्राम दिखाते हैं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। आप एक बार डायग्राम देख लें, चित्र देख लें। ऑफलाइन क्लास भी रेगुलर चलती है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑनलाइन सेंटर है, ऑफलाइन भी चलती है। चलिए आगे अगर हम आएंगे तो हम क्या देखेंगे, परसों
ट्यूसडे को आपका स्कोर बूस्टर टेस्ट हो सकता है, हाँ ट्यूसडे को हो जाएगा। चलिए वापस आ जाते हैं। अगर देखेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरह से दिखती है। अब देखेंगे ये जो गोल गोल वाली संरचना है ये क्या है, आपका केंद्रक है। केंद्रक के बाहर, केंद्रक के जस्ट बाहर, तुरंत ही बाहर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या देखा था हमने, फोकस करिएगा, हमने कोशिका देखी थी, कोशिका के बीच में हमने केंद्रक देखा था। इस केंद्रक, यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे क्या पड़ा था बेटा, कोशिका द्रव्य पड़ा था। इस कोशिका द्रव्य में कोशिकांग थे। तो बहुत सारे कोशिकांग तो ऐसे थे जो कहीं भी फ्लोट कर रहे थे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, राइबोसोम। लेकिन आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो अंतः प्रद्रव्य झिल्ली है तथा जो गोल्जी बॉडी है, वो क्या होंगे, न्यूक्लियस के पास में होंगे इस तरह से। आगे आप गोल्जी बॉडी में ये क्या है पॉइंट पढ़ेंगे कि जो गोल्जी बॉडी है तथा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या होते हैं, केंद्रक के समीप होते हैं। अच्छा, हमने इसको दो भागों में किस आधार पे विभाजित किया है वो चीज हम देख लेते हैं। दो भागों में किस आधार पे विभाजित किया है, तो पूरी की पूरी संरचना देखिए। क्या है, आप पूरी की पूरी संरचना देखिए। यहां तक की जो संरचना है आपकी, उसमें ऊपर आपको दिख रहा होगा ना, कुछ उभार टाइप के दिख रहे होंगे, ये पॉइंट टाइप के दिख रहे हैं, उभार दिख रहे हैं। अब आप सपोज करिए आपकी नॉर्मल स्किन है, ठीक है, यूपीएसआई की क्लास चल रही है, चलिए ठीक है। आप अगर देखेंगे कि आपकी एकदम स्मूथ स्किन है, इसके ऊपर कोई दाने नहीं है, तो आप इसको क्या बोलोगे, हाँ मेरी स्किन जो है वो बहुत स्मूथ है। कैसी है, स्मूथ है। आपकी स्किन पे दाने 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 हो जाएंगे, देन आप टच करोगे, कहोगे यार मेरी स्किन जो है वो कैसी है, बहुत ही रफ है ना, खुरदरी है। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक अंतः प्रद्रव्य झिल्ली का वह भाग, वह हिस्सा जिसपे ये दाने यानी कि ये पार्टिकल उपस्थित हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, राइबोसोम बोल रहे हैं। अंतः प्रद्रव्य झिल्ली का वह भाग जिसपे ये पार्टिकल उपस्थित हैं, जिन पार्टिकल्स को हम क्या बोल रहे हैं, राइबोसोम बोल रहे हैं। तो इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, खुरदरी अंतः प्रद्रव्य झिल्ली यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक। किस चीज का डायग्राम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रव्य झिल्ली का डायग्राम है। अंतः प्रद्रव्य झिल्ली का डायग्राम है ये बेटा, ठीक है। तो अंतः प्रद्रव्य झिल्ली का वह हिस्सा, वह भाग जिसके ऊपर ये दाने, ये पार्टिकल उपस्थित हैं, जिनको हम राइजोम बोल रहे हैं। तो इन दानों की वजह से, इन पार्टिकल की वजह से इस हिस्से का जो अपीयरेंस है वो कैसा महसूस होता है, खुरदरा। इसीलिए इस भाग को हम क्या बोलते हैं, अंतः प्रद्रव्य झिल्ली के इस भाग को हम क्या बोलते हैं, खुरदरी अंतः प्रद्रव्य झिल्ली। क्या बोलते हैं, खुरदरी अंतः प्रद्रव्य झिल्ली। अन्नू वर्मा, सिस्टर जी मेरा नाम। हाँ ये एक्चुअली अन्नू वर्मा, इसकी मुझे कोई खास नॉलेज नहीं है, बट हाँ नाम चेंज हो जाता है आई थिंक। अंतः प्रद्रव्य झिल्ली आपने हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखा है। अन्नू वर्मा, बताती हूँ आपको, कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है। आपकी ये प्रॉब्लम जो है, मैं किसी से अगर ये पॉसिबल होगा तो मैं आपको बता दूंगी। हाँ, अब आप देखेंगे कि आगे जब आप राइबोसोम पढ़ेंगे ना, आगे जब आप राइबोसोम पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करता है। यूट्यूब पे कल एक क्वेश्चन डाला गया था कि प्रोटीन निर्माण का लक्ष्य क्या है, या प्रोटीन निर्माण कौन करता है। बच्चों ने राइबोसोम आंसर भी लगाया था, बहुत अच्छा लगा देख के, ठीक है। तो आगे जब देखेंगे आप राइबोसोम, तो क्या देखेंगे, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अब आप सोचिए कि अंतः प्रद्रव्य झिल्ली का वह हिस्सा जिसपे बहुत सारे राइबोसोम हैं, तो वो वाला हिस्सा क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अंतः प्रद्रव्य झिल्ली का वह हिस्सा, जैसे आप देख सकते हैं जिसपे दाने दाने हैं, इसको क्या बोला गया है, रफ, मतलब खुरदरी अंतः प्रद्रव्य झिल्ली। खुरदरी अंतः प्रद्रव्य झिल्ली, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे अंतः प्रद्रव्य झिल्ली का वह भाग जिसपे कोई भी पार्टिकल उपस्थित नहीं है, देखने में एकदम कैसा लग रहा है, स्मूथ, चिकना, उसको क्या बोला गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतः प्रद्रव्य झिल्ली। चिकनी अंतः प्रद्रव्य झिल्ली, ठीक है, क्या बोला गया है, चिकनी अंतः प्रद्रव्य झिल्ली बोला गया है, ठीक है।
टाइम चेंज हो सकता है संदीप, टाइम का तो इशू है बेटा। टाइम एक्चुअली यहाँ पे कोई भी खाली नहीं रहता है, स्टूडियो इसी टाइम रहता है, तो फिर टाइम का तो मैनेजमेंट कोई नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास कर लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम वापस चलते हैं एक बार। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो अंतः प्रद्रव्य झिल्ली है, इसको हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। अभी आपको समझ आया ना कि किस आधार पे बांटा है? ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पे हमने पूरी की पूरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रव्य झिल्ली है उसको 2 भागों में विभाजित किया है। पहली हमारी स्मूथ यानी कि चिकनी ही अंतः प्रद्रव्य झिल्ली जिसपे राइबोसोम उपस्थित नहीं है। दूसरी हमारी खुरदरी यानी कि रफ जिसपे राइबोसोम उपस्थित है। अब आप देखिए जिसपे राइबोसोम उपस्थित है वो क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन का। हाँ ठीक ठीक, ओके ओके, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे वही चीज लिखी गई है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पे क्या होते हैं? राइबोसोम के कण होते हैं, तभी तो वो रफ लगती है, तभी तो वो खुरदरी लगती है। इसीलिए ये क्या करते हैं? प्रोटीन के निर्माण में सहायता करते हैं। अंतः प्रद्रव्य झिल्ली का वह भाग जिसपे राइबोसोम के कण उपस्थित हैं वो क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। और स्मूथ वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगी? लिपिड की सिंथेसिस करेगी। किसकी सिंथेसिस करेगी? लिपिड का निर्माण करेगी। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे, डायग्राम आपको समझाने के लिए है, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। हाँ, यूपीएसआई के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ग्रेजुएशन मांगा जाता है उसमें। ठीक है, चलिए वापस आएंगे। डायग्राम आपको समझाने के लिए है। मैं आपको किसी भी गलत चीज के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहूंगी कि मैं क्लास में खड़े होकर ये बोलूं कि आप इस डायग्राम को बनाने में अपना आधा 1 घंटा बर्बाद करें। 10th 12th लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप कि वहां पे आपको प्रॉपर सजा सजा के डायग्राम बनाने हैं। ये सिर्फ समझने के लिए। आपको समझ आ गया ना कि अंतः प्रद्रव्य झिल्ली को किस आधार पे बांट रहे हैं, कैसी दिखती है, कहाँ होती है कोशिका में, ये सारी चीजें समझ आ गई हैं। पीडीएफ आपके पास रहेगा, लिख लीजिए, है ना। डायग्राम बनाने में क्या है, आपको हाफ एन आवर का समय लगेगा। चलिए आगे अगर हम आएंगे तो हमारा अगला जो कोशिकांग है वो क्या है? सेंट्रोसोम तारककाय है। क्या है? सेंट्रोसोम तारककाय है। आपको बताया गया है प्रारंभ में एक कोशिका बनी, प्रारंभ में एक कोशिका बनी और वो कोशिका जीवित थी, आराम से मस्त अपनी जिंदगी जी रही थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि हम क्या करेंगे, हर किसी के अंदर एक चीज होती है, जितनी भी प्रजातियां हैं वो सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारा वंश जो है वो चलता रहना चाहिए। कोशिका ने भी यही सोचा। कोशिका ने क्या सोचा कि हमारा वंश कैसे चलेगा अगर हम आगे कुछ नहीं सोचेंगे। तो कोशिका ने क्या सोचा? विभाजन के बारे में सोचा, है ना। अपने जैसी संतान उत्पन्न करने के बारे में सोचा। इसने विभाजन किया, फिर इसने क्या किया? विभाजन करना शुरू किया। और देखिए एक बात होती है, इसने सोचा। सोच बहुत बड़ी चीज होती है। आपको पता है कि आपकी सोच कुछ भी कर सकती है। आपकी जो सोच है ना वो बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकती है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपको सजेस्ट करेंगे, हमने पढ़ रखी है, डॉक्टर जोसेफ मर्सी की एक बुक आती है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। आप लोगों को अगर टाइम मिले तो कभी पढ़िएगा, हिंदी वर्जन ले लीजिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। बहुत ही शानदार किताब है ना, बहुत ही शानदार किताब है। तो कोशिका ने क्या किया, अभी हम डाइवर्ट नहीं होंगे। कोशिका ने क्या किया है? विभाजन के बारे में सोचा। ठीक है, तो धीरे धीरे जब ये विकसित होती गई तो इसमें कोशिकांग बना जो विभाजन के लिए उत्तरदायी था। उस कोशिकांग को क्या बोला गया? तारककाय बोला गया, सेंट्रोसोम बोला गया। बुक नेम, कौन सी बुक का नेम? अच्छा वो जोसेफ मर्सी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। चलिए वापस आ जाइएगा। इस तरह की बुकों का आप लोग कभी कभार अगर टाइम रहे तो पढ़ लिया करो। ठीक है, क्या है, इस तरह की किताबें पढ़ लिया करो, अच्छा लगता है। चलो वापस आ जाते हैं। कोशिका के अंदर विभाजन की क्षमता रखने वाला कोशिकांग जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम तारककाय। अब आप एक बात बताइएगा कि यहाँ पे आप ये पढ़ेंगे कि ये जो तारककाय है ये केवल कहाँ देखने को मिलता है? जंतु कोशिका में देखने को मिलता है। सबसे पहले हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टी बॉबेरी। टी बॉबेरी ने इसका डिस्क्रिप्शन दिया, इसके बारे में बताया। कब बताया? 1888 में बताया। क्या बताया?
1888 में बताया। और उन्होंने क्या बताया कि कोशिका के अंदर एक कोशिकांग है जो एक कोशिका से दो कोशिकाएं, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 कोशिकाएं बना रहा है, कोशिका का विभाजन कर रहा है। उस कोशिकांग को हम क्या बोलेंगे? तारक काय। अब ये केवल जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। इससे पहले हमने एक कोशिकांग पढ़ा था जिसको हम लबक प्लास्टिड बोल रहे थे, वो केवल और केवल कहाँ देखने को मिल रहा था? जंतु कोशिका में। और ये कोशिकांग जिसको हम सेंट्रोजोम बोल रहे हैं, ये हमें केवल और केवल कहाँ देखने को मिल रहा है? जंतु कोशिका में। तो ये एक डिफरेंस भी हो गया प्लांट एंड एनिमल सेल के बीच में। तारक काय की सन लिखवा दी गई है यहाँ पे, ठीक है। आगे अगर देखेंगे तो इसमें लिखा गया है, हाँ, जंतुओं में उपस्थित होता है। तो आप सोचिए बेटा कि पौधों में भी तो एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। पौधों में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते हैं, ऊतक सिस्टम, ऊतक तंत्र होते हैं। तो वो एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं प्लांट में कैसे बनेंगी? वहां तो सेंट्रोजोम होगा नहीं जो कि कोशिका के विभाजन के लिए उत्तरदायी है। वहां पे कोशिका का विभाजन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल नामक संरचना से होता है। किससे होता है? माइक्रोट्यूब्यूल नाम की संरचना होती है जो कोशिका का विभाजन करती है। जंतुओं की बात करेंगे तो जंतु कोशिका में क्या होता है? ये सेंट्रोजोम तारक काय होता है जो कि क्या करता है? कोशिका के विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। इसका कार्य क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना। कोशिका विभाजन एक इंडिविजुअल चैप्टर है अपने आप में, वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम चलेंगे बेटा तो हमारा अगला जो सेल ऑर्गेनेल है वो आ जाएगा गोल्जी बॉडी तारक, वो सॉरी गोल्जी काय। आपको बता दें कि सन के बेसिस पे बहुत कम ही ऑर्गेनेल हैं जिनकी सन वगैरह पूछी गई है आपसे, ठीक है। ये अमित आपने क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो वापस आ जाते हैं। अगला जो कोशिकांग है आपका वो क्या है? गोल्जी बॉडी है, यानी कि गोल्जी काय है। कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। आखिर ये जो कोशिकांग है ये कोशिका में क्या काम करता है? सारे कोशिकांग अलग अलग फंक्शन, भिन्न भिन्न कार्य करते हैं किसी भी कोशिका के अंदर। गोल्जी काय क्या करता है? अब आपको जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे थे, वापस आ जाइएगा एक बार, तो वहां पे क्या देखा था? सांस लेने के बाद ऑक्सीजन कोशिका के अंदर पहुंच जाती है, कोशिका के अंदर पहुंच जाती है, ठीक है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? गोल्जी बॉडी ले जाता है। कोशिका के अंदर सपोज करिए क्या होता है, आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और बहुत सारे जो भी ऑर्गेनेल हैं वो हैं। क्या हुआ है? ऑक्सीजन पहुंच गई है, कहां पहुंच गई है? कोशिका के अंदर पहुंच गई है। अब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन पड़ी है तो उसका लक्ष्य क्या है? ऑक्सीजन का लक्ष्य क्या है? उसको कहां तक पहुंचना है? माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचना है। तो आवश्यक पदार्थ ऑक्सीजन क्या है? कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थ है, तो उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? गोल्जी काय करेगा, गोल्जी ऑपरेटस करेगा। कौन करेगा? गोल्जी काय करेगा, गोल्जी ऑपरेटस करेगा। बिल्कुल दिखा रहे हैं, थोड़ा सा सब्र रखिए, ऑफलाइन क्लासेस चल रही होगी आई थिंक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता रहता है, सब कुछ चलता है, ठीक है। वापस आ जाइएगा। इसका काम क्या होता है गोल्जी काय का? आवश्यक पदार्थों का संग्रह करना तथा अनावश्यक पदार्थों का श्रावण करना कोशिका के बाहर। अब हमने क्या देखा था? हमने देखा था ये हमारी कोशिका है, इस कोशिका में ये सपोज करिए हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, और नीचे हमारा क्या है? गोल्जी काय पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा? कोशिका के अंदर आवश्यक पदार्थ पहुंच गया है, ऑक्सीजन। अब इस आवश्यक पदार्थों को उसके लक्ष्यों तक ले जाने का काम, उसका लक्ष्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना है, उसको क्या करना है? एनर्जी का प्रोडक्शन करना है, ऊर्जा का उत्पादन करना है। तो इसको ऊर्जा को, इस ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगा। आप देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जब रिएक्शन हो रही होती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए तो क्या हो रहा होता है? CO2 रिलीज हो रही होती है। वो CO2 माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर कहां आ जाती है? सेल में आ जाती है। अब वो सेल में नहीं रहेगी, उसको, वो अनावश्यक पदार्थ है, उसको कोशिका के बाहर निकालना है। तो उस CO2 को कोशिका से बाहर निकालने का काम भी कौन करेगा? गोल्जी काय करेगा। मतलब आवश्यक पदार्थों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का तथा अनावश्यक पदार्थों को कोशिका से बाहर ले जाने का काम कौन करता है? गोल्जी काय करता है,
ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया ये। अगला लिखा है जो गोल्जी काय है वो एक थैलीनुमा संरचना है तथा केंद्रक के समीप पाया जाता है। अभी अभी पीछे ही, हाँ ये आपको, अगर आपके पास सफिशिएंट समय है, आप पीडीएफ से पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, तो रफली नोट्स बना लो ना, सजा सजा के, क्या जरूरी है, अपने आप को समझ आना चाहिए। मेरे नोट्स आप देखेंगे ना, तो मैं इस मामले में बहुत खराब रही हूँ, हालांकि मैंने टॉप अप किया है 10th 12th में, दोनों क्लासेस में बढ़िया सिस्टम रहा है, लेकिन राइटिंग के मामले में मैं बहुत गंदी रही हूँ ना। मेरे नोट्स देखोगे, मेरे नीट के नोट्स भी देखोगे ना, इतने कोई और पढ़ नहीं सकता है। ऐसे नोट्स बनाओ, ऐसे नोट्स मत बनाओ कि हर कोई पढ़ ले, ऐसे बनाओ कि कोई पढ़ ही ना पाए। हाँ, अब चेतन बुक बहुत अच्छी बुक है, अन्नू वर्मा। हाँ बिल्कुल पढ़िए अगर आपके पास समय है तो। हाँ नोट कर लीजिए, अपने रफली नोट्स बना लीजिए, बहुत जरूरी नहीं है कि आपको नोट्स के आधार पर कोई नोबेल प्राइज मिलेगा, आप नॉर्मल नोट्स बना सकती हैं। हाँ तो चलिए वापस आ जाते हैं, एक बार आपको गोल्जी काय की एक संरचना दिखा जाती है। गोल्जी अपरेटस कुछ इस तरह से दिखता है, और इसमें ये जो ट्यूब लाइक संरचना देख रहे हैं ना, ट्यूब की तरह, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। कंफ्यूज नहीं होना है, वो पूछेगा सिस्टर्नी संरचना किससे संबंधित है, तो ये गोल्जी अपरेटस से। और क्रिस्टी कहाँ पे देखे थे आपने, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टी कहाँ देखे थी, क्रिस्टी कहाँ देखे थे आपने, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो इस तरह से ये गोल्जी काय दिखता है, इसकी फंक्शन आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जितना आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, गोल्जी काय मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का काम करता है, आवश्यक पदार्थों को स्टोर करके, और जिससे यह क्या करता है, अंतः कोशिकीय लक्ष्यों तक पहुंचाया जाता है। आवश्यक पदार्थों को लेता है पैकेजिंग करके, और अंतः कोशिकीय लक्ष्य मतलब क्या है, जैसे उसे माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचना है तो कहां पहुंचाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया तक, या फिर कोशिका के बाहर स्रावित करता है, किसको, अनावश्यक पदार्थों को। अगला हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशिकांग है, दैट इज राइबोसोम। देख लेते हैं एक बार आप लोग क्या बोल रहे हो। हाँ, कुमार एडवर्टाइजमेंट सेंटर पे ऑफलाइन क्लासेस, यूपीएसआई की ऑफलाइन क्लासेस तो चलती हैं, जस्ट पीछे ही बिल्डिंग है ऑफलाइन क्लासेस की, बट आई हैव नो आइडिया कि वहाँ पे यूपीएसआई का बैच अभी स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए एक बार फिर से वापस आ जाते हैं राइबोसोम, और जहां से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। सबसे पहली चीज तो हम जानेंगे कि कोशिका के अंदर ये जो पार्टिकल हम देख रहे थे ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया पे भी थे, और जो कहाँ आके चिपक गए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी चिपक गए थे, तो ये जो पार्टिकल हैं ये किसके बने होते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही आ जाएगा कि ये जो पार्टिकल हैं वो किससे बने होते हैं। तो हम क्या देखेंगे, जिनको हम राइबोसोम बोल रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, डिस्कवरी नहीं लिखी है, लिखिए लिखिए लिखिए, चलो उल्टा पुल्टा लिखा है, थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। चलिए पहले देख लेते हैं, राइबोसोम जो है वो राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए तथा प्रोटीन से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, आरएनए तथा प्रोटीन से मिलके बना होता है। कंबाइंडली हम इसको राइबोप्रोटीनियस भी बोल देते हैं, ठीक है। पूरा क्या है, पूरा ना लिखे, इस तरह से राइबोप्रोटीन भी बोल देते हैं, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो राइबोसोम को सबसे पहले देखा किसने था, राइबोसोम को सबसे पहले देखा किसने था, उल्टा करिएगा, राइबोसोम को सबसे पहले किसने देखा था, रॉबिन्सन ब्राउन ने देखा था। राइबोसोम को सबसे पहले किसने देखा था, रॉबिन्सन ब्राउन ने देखा था। रॉबिन्सन ब्राउन को ऊपर ले जाइएगा, क्या करेंगे, ये जो हमारे रॉबिन्सन ब्राउन है, अच्छा ऐसे ऐसे कर देते हैं, कोई कंप्लेन तो नहीं है ना आप लोगों को इसके साथ कि ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है। आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा आरएनए के बारे में। आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जिसकी फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ज्यादातर आप जो वायरस देखेंगे ना, वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है, जेनेटिक्स में ही आता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। अरे क्या बात करते हैं, मैं यहाँ पे आपके लिए खड़ी हूँ और आप ऐसी बातें कर रहे हैं।
चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जॉर्ज पैलेट जो है इनको ले आएंगे रॉबिन्सन ब्राउन की जगह, ठीक है। और रॉबिन्सन ब्राउन को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। क्या ये चीज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसको काट पीट करके लिखें पूरा का पूरा? रहने दीजिए, आप लोगों से नहीं पूछ रही मैं। रॉबिन्सन ब्राउन, ठीक है। सबसे पहले इस कोशिकांग को कोशिका के अंदर किसने देखा, रॉबिन्सन ब्राउन ने देखा। इसकी खोज किसने की, जॉर्ज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। किसने की है, जॉर्ज पैलेट। इंग्लिश में भी चेंज कर दे, नहीं तो आप कहेंगे मैम ने हिंदी में कुछ और लिखाया और इंग्लिश में क्या किया है, कुछ और लिखा दिया है ना। जॉर्ज पैलेट ने क्या किया है, खोज की है। और रॉबिन्सन ब्राउन ने सबसे पहले देखा था आरएनए को। रॉबिन्सन ब्राउन, ठीक है। आगे अगर हम चलेंगे तो हम क्या देखेंगे, राइबोसोम का जो फंक्शनिंग है। अच्छा, इसको दोबारा बताना है, चलिए वापस आ जाते हैं एक बार। हम देखेंगे कि कोशिका के अंदर एक ऐसा कोशिकांग है जो कोशिका की प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करता है। उस कोशिकांग को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे ये जो छोटे छोटे कण हैं जो प्रोटीन बना रहे हैं। प्रोटीन कैसे बनता है किसी भी सेल के अंदर, जेनेटिक्स में आपको प्रॉपर्ली पढ़ा दूंगी, ठीक है। वहां पे प्रोटीन निर्माण जो होता है जेनेटिक्स का ये पार्ट है, तो वहां पे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए वापस आ जाते हैं अभी। अब देखेंगे कि जो राइबोसोम है वो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो ये जो कण है जो प्रोटीन बना रहे हैं, आखिर ये बने किससे मिलके होते हैं, तो हम क्या देखेंगे, ये आरएनए तथा प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। राइबोप्रोटीन या फिर राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले ये जो कण हैं उन्होंने देखा कि ये कोशिका के अंदर क्या है, एक कोशिकांग है जो क्या कर रहा है, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। उन्होंने देखा सबसे पहले, कौन से वैज्ञानिक थे, रॉबिन्सन ब्राउन साहब थे। अच्छा, कितना मतलब मेहनत करते होंगे ये लोग, है ना, छोटी छोटी चीजों पे, माइक्रोस्कोपिक चीजों पे ऐसे स्टडी करते हैं। वेल चलिए हम वापस आते हैं, जीती जागती जिंदगी में जीते हैं। उसके बाद हमारे वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था जॉर्ज पैलेट। जॉर्ज पैलेट ने क्या है, आरएनए के राइबोसोम के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने बताया अरे ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ये दो तरह का होता है। हमने जो पुरानी सेल देखी है उनमें अलग राइबोसोम दिख रहा है, जो एडवांस यानी कि विकसित कोशिका देखी है उसमें अलग टाइप का राइबोसोम दिख रहा है। ये क्या करता है, ये दो तरह के होते हैं और ये प्रोटीन का निर्माण करता है। इसको हम राइबोसोम नाम दे रहे हैं। ये सारा का सारा काम जो है वो किसने किया था, जॉर्ज पैलेट ने किया था। आगे अगर हम आएंगे तो हमने क्या देखा है, जो हमारा राइबोसोम है, क्या लिखा है बेटा आपने, में नहीं पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। में का मतलब होगा अंतः प्रद्रव्य झिल्ली के अंदर, उसकी सतह पे पाया जाता है। अंतः प्रद्रव्य झिल्ली की सतह पे पाया जाता है, ठीक है। चलो वापस आ जाओ एक बार। इसका मुख्य काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री बोलेंगे। वन वर्ड जितने भी बताए गए हैं। चलिए, प्रोटीन फैक्ट्री से याद आया है कि गोल्जी कॉय को हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये पॉइंट हमसे मिस हो रहा था। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, आपने देखा है, जो ट्रैफिक वाली पुलिस खड़ी रहती है वो क्या कराती है, वाहनों को कि इधर से जो आ रहे हैं उनको इधर क्रॉस कराती है, इधर से जो आ रहे हैं उनको इधर क्रॉस कराती है। इस तरह से क्रॉस कराने का काम करती है। तो अंतःप्रद्रव्य झिल्ली भी क्या कर रही है, आवश्यक पदार्थों को अंदर आने दे रही है, आवश्यक अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकाल रही है। इसलिए
ये लिखा हुआ था मैम, अच्छा ये लिखा हुआ था, चलिए ठीक है। इज कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ये लिखा हुआ है क्या पीछे? अरे नहीं, हाँ लिखा हुआ है, गुड गुड गुड। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं। चलिए कोई नहीं, आगे आ जाते हैं हम, ठीक है। हम क्या देखेंगे, हमारा जो राइबोसोम है वो क्या कर रहा है? प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन कारखाना, फैक्ट्री बोलेंगे। बेटा ये जो वन वर्ड टर्मिनोलॉजी है इससे अच्छे खासे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल किसको कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, एनर्जी करेंसी किसको कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। माया, हाँ बायो में भी ट्रैफिक पुलिस आ गई है, बायो में भी क्या है? ट्रैफिक पुलिस आ गई है। अब ये राइबोसोम अगर हम देखेंगे तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जिसके चारों तरफ कोई भी झिल्ली नहीं होती है, ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, अनावरणीय होता है। इसीलिए ये जो ऑर्गेनेल है, ये जो कोशिकांग है, वो दोनों तरह की कोशिकाओं में पाया जाएगा। वो कोशिकाएं जो प्रारंभ में बनी थी, जिनका विकास नहीं हुआ था, ठीक है, और वो कोशिकाएं जो पूरी तरह से विकसित हैं, सभी में क्या होगा? राइबोसोम उपस्थित होगा। ये आप आगे जब कोशिका का विभाजन पढ़ेंगे तो वहां पे भी देखेंगे। गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, एक ही बात है। बॉडी को हिंदी में काय बोलते हैं, काया है ना, काया शरीर, बॉडी। चलो वापस आ जाओ, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हो आप लोग, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, 70S, एस लिखिएगा, ये 5 नहीं है बेटा, ठीक है। और ये क्या है? इसकी सब यूनिट है। पहले इसको करेक्ट करते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या है? एस है, 5 नहीं है, नहीं तो आप 405 305 ऐसे पढ़ते चले जाएं, फिर बाद में कहें मैम आपने, मैं पूछूंगी भाई सब यूनिट्स क्या होती है? मैम 305 होती है। मैं कहा अरे भाई 305 नहीं होती है। चलो वापस आ जाओ, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो प्रारंभ में जो कोशिकाएं बनी थी उनमें जो राइबोसोम बना था वो प्रोटीन का निर्माण तो कर रहा था, लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा था जितना विकसित कोशिकाओं वाला राइबोसोम कर रहा था। तो प्रारंभ में जो कोशिकाएं बनी थी, प्राचीन टाइप की जो सेल थी, उनमें क्या था? 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता था। राइबोसोम की जब आप संरचना देखेंगे तो देखेंगे कि 2 सब यूनिट्स होती हैं जो आपस में जुड़ी रहती हैं बाय द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन की मदद से ये दोनों यूनिट आपस में जुड़ी रहती हैं, सब यूनिट मिलके पूरी की पूरी राइबोसोम की एक संरचना बना देती हैं। अब ये 2 सब यूनिट अलग अलग होती हैं। 70S में देखेंगे तो ये 2 सब यूनिट कौन कौन सी होती हैं? एक बड़ी सब यूनिट होती है 50S की, और एक दूसरी होती है 30S की, ठीक है। यहाँ पे आपकी मैथ फेल हो गई है, 50 और 30 80 होता है, लेकिन हमारी जो सब यूनिट्स हैं उनको ऐसे मेजर किया गया है। हाँ बिल्कुल। चलिए आगे अगर हम देखेंगे तो एडवांस टाइप की विकसित जो कोशिकाएं हैं उनमें जो राइबोसोम था वो कौन सा था? 80 प्रकार का राइबोसोम था, 80S प्रकार का राइबोसोम था, जिसकी सब यूनिट्स क्या क्या थी? 60S तथा 40S। क्वेश्चन याद रखना है, क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम की सब यूनिट्स क्या है, उप इकाइयां क्या है, ठीक है। नमस्कार सर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एस जो है, जैसे आप जब फिजिक्स पढ़ते हैं ना, आप क्या करते हैं? फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपने देखा है कि फिजिक्स में पर्टिकुलर जो आपकी कोई भी क्वांटिटी, कोई भी चीज है, क्वांटिटी है, तो उसके लिए हम एक यूनिट ले लेते हैं उसके मेजरमेंट के लिए। जैसे आप लेंथ देखेंगे तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। एरिया देखेंगे, एरिया को हम, एरिया के लिए क्या यूनिट लेते हैं? मीटर स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। बल देखेंगे, फोर्स देखेंगे, फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में मेजर करते हैं। उसी तरह से राइबोसोम के आकार तथा घनत्व को नापने के लिए जो इकाई ली गई है उसको हम क्या बोलते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूटन को आप पूरा न्यूटन भी लिख सकते हैं या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे राइबोसोम के मापन के लिए जो इकाई ली गई है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा इसे हम स्वेडवर्ग इकाई या फिर अपसादन गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वेडवर्ग यूनिट या फिर अपसादन गुणांक। जैसे बल को नापने वाली जो इकाई है उसको न्यूटन बोलते हैं, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन उसका क्या है? एन, कैपिटल एन, ओके।
रिप्रेजेंटेशन उसका क्या है, कैपिटल एन। उसी प्रकार से यहाँ पे राइबोसोम को मापने की जो इकाई है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे और इस एस को हम क्या बोलेंगे, स्वेडबर्ग इकाई तथा अवसादन गुणांक बोलेंगे। ठीक है, और ये क्या करता है, एस क्या करता है, राइबोसोम का घनत्व यानी कि डेंसिटी और आकार शेप, ठीक है, दोनों का मेजरमेंट करता है, मापता है। क्या इसमें क्या बताना है बेटा, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। राइबोसोम जो होता है वो किसी भी कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है। अब ये राइबोसोम एक केवल ऐसा कोशिकांग है जो हर तरह की कोशिकाओं में पाया जाता है। वो कोशिकाएं जो प्रारंभ में बनी थी, प्राचीन कोशिकाएं, ठीक है, और वो कोशिकाएं जो विकसित कोशिकाएं हैं, सभी प्रकार की कोशिकाओं में राइबोसोम उपस्थित होता है। आगे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों तरह की कोशिकाओं में उपस्थित होता है, दैट इज राइबोसोम। दूसरी चीज क्या आपको देखने को मिली है, राइबोसोम केवल और केवल एक ऐसा कोशिकांग होता है जिसके चारों तरफ कोई भी आवरण नहीं होता है, अनावरणीय होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहां पे मेंशन कर देंगे। बाकी आप देखेंगे तो राइबोसोम दो तरह के होते हैं। राइबोसोम क्या है, दो तरह के होते हैं। पहला आपका वो राइबोसोम जो पुरानी कोशिकाओं में पाया गया था, प्रारंभ वाली कोशिकाओं में पाया गया था, वो 70S प्रकार का राइबोसोम था और उसकी जो उप इकाई थी वो क्या थी, 50S तथा 30S थी। बाकी विकसित कोशिकाओं में जो राइबोसोम था वो 80S प्रकार का राइबोसोम था जिसकी उप इकाइयां 60 तथा 40S थी। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि ये जो S है वो क्या है, राइबोसोम के मापन की इकाई है, राइबोसोम के मापन की इकाई है। इस ये S रिप्रेजेंटेशन है स्वेडबर्ग इकाई का, अवसादन गुणांक का। जैसे बल को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सी यूनिट है, कौन सी इकाई है, उसको हम न्यूटन बोलते हैं। इसी तरह से राइबोसोम को मापने की जो इकाई है उसको हम क्या बोलते हैं, अवसादन गुणांक बोलते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन, जैसे न्यूटन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैपिटल एन होता है, उसी तरह से अवसादन गुणांक का जो रिप्रेजेंटेशन है इसे किससे दर्शाया गया है, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डेड मिलेगा। चलिए आगे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं। आपको बताया गया था राइबोसोम की क्या होती हैं, दो उप इकाइयां होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट यानी कि छोटी उप इकाई होती है, दूसरी क्या होती है, लार्ज सब यूनिट यानी कि बड़ी उप इकाई होती है। और ये दोनों की दोनों उप इकाइयां मिलके प्रोटीन का निर्माण कर रही होती हैं। ये दोनों की दोनों उप इकाइयां जो चिपकी रहती हैं, ठीक है, अटैच्ड होती हैं, वो किसके माध्यम से होती हैं, बाय द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन की सहायता से। क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम आयन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे। ठीक है, इसकी वैलेंसी जो होती है, बैलेंसी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, +2 लिखते हैं। बाकी कंप्लीटली इसको लिख देते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम आयन। ठीक है, हाँ आगे चले। चलिए आगे अगर आ जाएंगे तो हमारा अगला कोशिकांग है जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं, रसधानी बोलते हैं। मानव शरीर के अंदर देखेंगे तो पूरा का पूरा एक उत्सर्जन तंत्र आपको देखने को मिलेगा जिसके माध्यम से क्या होता है, अपविष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, अपविष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकाला जाता है। पौधों में क्या होता है, ये अपविष्ट पदार्थ जो है, वेस्ट मटेरियल जो है, इनको एक झिल्ली में इकट्ठा किया जाता है। उस झिल्ली को, उस थैली को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं, रसधानी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यही है कि रसधानी क्या होती है, रसधानी क्या होती है। कोशिका के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब पादप कोशिकाओं में अगर देखेंगे तो इस कोशिका द्रव्य को एक झिल्ली से ऐसे घेर लिया गया है। क्या किया गया है, एक झिल्ली से घेर लिया गया है, एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर कर लिया गया है। अब पादप कोशिका के जो भी अपविष्ट पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल है, वो सभी के सभी क्या होंगे, इस झिल्ली में इकट्ठे होंगे। ठीक है,
और इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? रसधानी या वैक्यूल बोलते हैं। रसधानी कोशिका द्रव्य में झिल्लीबद्ध स्थान है। झिल्लीबद्ध स्थान क्या है? मेम्ब्रेन से ढका हुआ एक स्पेस है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं। इस वैक्यूल में क्या होता है? इस वैक्यूल में क्या होता है? इसमें जल, रस तथा उत्सर्जित व अन्य पदार्थ जो कोशिका हेतु उपयोगी नहीं है, यानी कि अनावश्यक पदार्थों को इसमें मिलते हैं। मतलब जो अनावश्यक पदार्थ हैं उनका स्टोरेज कहाँ पे होता है? पादप कोशिका के अंदर वैक्यूल में होता है, रसधानी में होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे अगर देखेंगे तो रसधानी एक ही झिल्ली से ढकी हुई होती है। रसधानी जो होती है वो क्या होती है? एक ही झिल्ली से ढकी हुई होती है। तो इसकी जो एकल झिल्ली होती है, ये जो एक झिल्ली होती है, इसको हम क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर इसको एक नाम दिया गया है तान लबक, यानी कि टोनोप्लास्ट, ठीक है। पादप कोशिकाओं में यह जो कोशिका का 90% स्थान घेरते हैं। आप देखेंगे जंतु कोशिका में आपको वैक्यूल देखने को नहीं मिलेगी, रसधानी देखने को नहीं मिलेगी। रसधानी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? पादप कोशिकाओं में देखने को मिलेगी। और जब आप पादप कोशिका में देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि 90% जो भाग है वो कौन घेरता है? वैक्यूल घेरती है, रसधानी घेरती है। प्लांट के अलावा ये आपको और कहाँ देखने को मिलेगा? अमीबा में देखने को मिलेगा। हाँ, ये देखिए प्लांट वैक्यूल का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। सेल सेप, यानी कि इसके अंदर जो सेप इकट्ठा होता है, रस, ये सेंट्रल वैक्यूल है। वैक्यूल के अंदर भी इस तरह से स्पेस होता है, सेंट्रल वैक्यूल। और इसकी जो एक सिंगल परत है बाहर, जो एक कवरिंग है, ठीक है, इसको हमने क्या बोला है? टोनोप्लास्ट, यानी कि तान लबक बोला है। इसके बाद देखेंगे तो जो रसधानी है वो और कहाँ आपको देखने को मिलेगी? अमीबा में। ये क्या करती है? अपने अंदर पानी को बनाए रखती है, जो उत्सर्जित पदार्थ है उसको इकट्ठा करती है, तथा जो रस है, ठीक है, कोशिका का जो रस है उसको इकट्ठा करती है। लेकिन ये काम कहाँ हो रहा होता है? पादप कोशिका के अंदर। अगर आप अमीबा में वैक्यूल की बात करेंगे तो अमीबा में जो वैक्यूल होती है, जो रसधानी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिकुड़ी हुई रसधानी। अब अमीबा में ये रसधानी क्या करती है? अमीबा में ये रसधानी क्या करती है? अतिरिक्त जल को बनाए रखने का काम करती है। अगर अमीबा की बॉडी से सारा का सारा जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा तो अमीबा क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो अमीबा के अंदर, अमीबा को ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो उसके अंदर अतिरिक्त पानी को बनाए रखने का काम कौन करता है? रसधानी करती है। यहाँ पे जो रसधानी होती है वो कौन सी रसधानी होती है? सिकुड़ी हुई रसधानी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, ठीक है। और अमीबा में जो अतिरिक्त पानी बनाए रखने की प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। चलिए एक अगला हमारा ऑर्गेनल है। हाँ, स्मार्ट बोर्ड है। अच्छा, व्हाइट कलर है। ओके, मुझे लगता है कि फर्स्ट क्लास में मैंने दिया है। अगर नहीं दिया है तो फिर मैं ध्यान से आपको मंडे को दिलवा दूंगी, है ना? सिलेबस मंडे को दिलवा दूंगी, ठीक है। चलिए यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर है? यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर है? जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा। और फिर हम एक और कोशिकांग पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाएं पढ़ेंगे, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर पढ़ेंगे, और सेल थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि हमारी एक क्लास का लेक्चर और है। और फिर उसके बाद आपका क्या होगा? स्कोर बूस्टर टेस्ट होगा पूरे चैप्टर का, ठीक है। आज आपको डीपीपीज मिल जाएगी, उसे आप सभी लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। हाँ, चलिए वापस आते हैं। माइक्रो बॉडीज की अगर बात करेंगे, सूक्ष्म काय। अब आपने क्या देखा है? माइटोकॉन्ड्रिया देखा, प्लास्टिड देखा है। अच्छा, लाइसोसोम रह गया, उसको चलो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा। ये सारे के सारे जो कोशिकांग देखे हैं, ये परतों से घिरे रहते हैं। इनके बाहर जो परत होती है वो दोहरी परत होती है, ठीक है। लाइसोसोम देखेंगे, वैक्यूल जो आपने देखा है, ये कुछ कोशिकांग है जो एक परत से ढके रहते हैं, एकल झिल्ली से ढके रहते हैं। दूसरा हमारा लास्ट हमारा क्या था? राइबोसोम था। अभी याद आया तो उसमें लिख देते हैं। राइबोसोम में क्या होता है? राइबोसोम में क्या होता है? राइबोसोम जो है वो किसी भी आवरण से ढका नहीं रहता है। यहां पे लिखते हैं राइबोसोम क्या होता है? अनावरणीय होता है। राइबोसोम
अनावरणीय होता है। अनावरणीय का मतलब समझ रहे हैं, इसके चारों तरफ किसी भी तरह की कोई परत नहीं होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं माइक्रो बॉडीज की, किसकी बात करते हैं? माइक्रो बॉडीज की जब बात करेंगे, सूक्ष्म काय की बात करेंगे, तो ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसके चारों तरफ बहुत सारी परतें होती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं? झिल्ली होती हैं, लेयर होती हैं। यहाँ पे लिखा गया, ये कई झिल्ली से बंधी हुई सूक्ष्म कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म काय कहते हैं। बहुत सारी झिल्ली इस तरह से कवर करके एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम सूक्ष्म काय बोलते हैं। सूक्ष्म काय के रिगार्डिंग आपको क्या पता करना है कि ये क्या है? ये जो सूक्ष्म काय होते हैं, ये क्या करते हैं? इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम होते हैं। एक्चुअली एंजाइम इकट्ठे होते हैं और फिर उनको क्या है? बहुत सारी झिल्ली के माध्यम से कवर कर लिया जाता है। फिर फाइनली जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबॉडी, सूक्ष्म काय बोलते हैं। सूक्ष्म काय पौधे तथा जंतुओं दोनों में पाई जाती हैं। सूक्ष्म काय पौधे तथा जंतुओं दोनों में पाई जाती हैं। यहाँ तक किसी भी कोशिकांग में अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो रही हो तो आप लोग क्या करेंगे? डाउट्स जो हैं वो अपने लिख के रखेंगे और अगली क्लास में हम आपके डाउट्स कवर करेंगे। हमारा एक लेक्चर और रिमेनिंग है जिसमें हम कुछ कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे कोशिकाओं के बारे में, और फाइनली फिर हम क्या करेंगे? एक स्कोर बूस्टर टेस्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, सभी लोग साथ साथ रिवीजन करते रहिए जिससे कि टेस्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए किसी भी तरह की। हाँ चलिए, ठीक है नेहा सिंह। बाकी हम मिलते हैं परसों की क्लास में। आगे की प्रोसेस जो है, जो रिमेनिंग चैप्टर है, उसको आगे हम क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए।